अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 27वीं तरमीम के बाद रियासती स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। आर्मी एक्ट के जरिए आर्मी स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कम करके आईनी अदालतें बनाई गई हैं। हुकूमत का यह कहना है इससे अदलिया मजबूत होगी और माजी में जो अदलिया की तरफ से गलतियां होती रही हैं, खासतौर पर एग्जीक्यूटिव के मामला में मदाखलत की, वो अब नहीं होंगी। जबकि ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने यह तरमीम सिर्फ इसलिए पास किए ताकि अदलिया पर अपना कंट्रोल बढ़ा सकें और अपना जो दौर है उसको मजीद मजबूत कर सकें। लेकिन इस 27वीं तरमीम के अब असरात भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दिया था और अब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियरिटी में फिफ्थ जो सीनियर मोस्ट जज हैं शम्स महमूद मिर्ज़ा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और हुकूमती वुज़रा ये भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आएगी और जो मामलात हम 27वीं तरमीम में जिन पर इत्तेफाक नहीं कर सके, यानी कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर और NFC फॉर्मूले, उस पर भी आगे तब्दीली आना ज़रूरी है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी साहब है। शाजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आप लोगों ने कहा कि 27वीं तरमीम से अदलिया मजबूत होगी, लेकिन उसके असरात हम देख रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने इस्तीफा दिया और आज लाहौर हाई कोर्ट के जो फिफ्थ सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या अदलिया मजबूत होने जा रही है या मजीद डिवाइड होने जा रही है? आईनी तरमीम के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से हमने बराबरी की नुमाइंदगी ले ली और सूबों का जो हिस्सा था वो भी बचा लिया। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप कह रही हैं कि अदालतों के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें जो नताइज हैं, तो आप ही के एक सीनियर रिपोर्टर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, उनका मैंने एक एक्स पर पोस्ट देखा था। उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस इन रोब्स एंड आई वाज रिमाइंडेड ऑफ अ जजमेंट जो कि पहले एक ऑनरेबल जज ने कहा था कि दे शुड नॉट बी पॉलिटिशियंस इन रोब्स। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि अदालत इससे कमज़ोर हुई या अदालत पे इसका कोई असर हुआ, तो मैं समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि कोई भी इदारा जो है उसे इससे जो है वो उस पर हमला नहीं हुआ है। ये और बात है कि जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पार्लिमान मजबूत हुआ है, पार्लिमानी जो रवायात हैं वो मजबूत हुए हैं। अगर कोई अमेंडमेंट आई है 27वीं आईनी तरमीम की शक्ल में, एक पैकेज आया है, तो उसकी तमाम जो शिकें थीं उनको बड़ा गौर से देखा गया है। इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि शायद हमें कुछ ज़्यादा दिन मिलने चाहिए थे इस पर डिस्कशन के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है। लेकिन ये कहना कि इससे अदलिया को नुकसान हुआ है, मैं नहीं समझती। देखिए 55,000 से ज़ायद तकरीबन केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और अब क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस है या जो कॉन्स्टिट्यूशन से पर्टेन करते हैं केसेस, वो ऑटोमेटिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे जो है वो बर्डन भी कम होगा, लोगों को इंसाफ भी मिलने की तवक्का होगी, जिसके लिए वो मुंतजिर हैं कई सालों से, कई बरसों से। तो मैं तो समझती हूँ कि इसको अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो आपको इसमें बेहतरी नजर आएगी। लेकिन अगर आप इसको शुरू ही नेगेटिव एंगल से देखने पे करेंगे तो आप इसमें बुराई ही निकालेंगे। सही, लेकिन ये जो जजेस जिन्होंने इस्तीफा दिया सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, क्या पीपल्स पार्टी और आपकी राय भी यही है कि दे वर पॉलिटिशियंस इन रोब? मैं किसी एक शख्स के लिए तो नहीं कह रही, मैं तो उन्हीं जजेस, ऑनरेबल जजेस के अपने जजमेंट्स का हवाला दे रही हूँ। आई एम नॉट मेकिंग इट अप एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू रेफरेंस ऑफ अ वेरी सीनियर रिपोर्टर, वो जो कवर करते हैं, जो जिनका रोज का ये काम है कि वो पार्टी की राय जानना चाहूंगा। प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की राय में तो वफाकी आईनी अदालत का कयाम हुआ है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का एक अरसे से हिस्सा रहा है, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम था, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लेट जस्टिस दुराब पटेल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक विजन था कि इस मुल्क के अंदर आईनी अदालत का कयाम हो। जो आईनी केसेस हैं, जो आइन से पर्टेन करते हैं, जो पिटिशंस हैं, वो इस अदालत में जाएं और दीगर जो केसेस हैं, जो आम लोगों के केसेस हैं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सके। तो मेरे लिए सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि देखिए ये दो जजेस के कमिटमेंट को पूरा कर दिया जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये इन जजेस का शुमार उन जजेस में होता था जो कॉल आउट करते थे
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और चंद लाइक माइंडेड जजेस ऐसे फैसले दे रहे थे जो उस वक्त नून लीग के खिलाफ हो रहे होते थे या पीटीआई के हक में हो रहे होते थे, ये उन जजेस को कॉल आउट करते थे और उस वक्त हुकूमती जो आज हुकूमती रहनुमा है वो उस वक्त बड़ी तारीफ कर रहे होते थे उनकी। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि देखे इनके तो फैसले ही सियासी फैसले होते थे। शहजाद, मेरा ख्याल है कि जजेस को इस तरह से मैं नहीं कम से कम चाहूंगी कि मैं उनको इस तरह कंपार्टमेंटलाइज करूं कि कौन किसकी तारीफ कर रहा था या कौन किसके हक में फैसले दे रहा प्रिंसिपल था। पे खड़े हुए थे ना कि लाइक माइंडेड जजेस नहीं होने चाहिए बेंच पे, वो इस प्रिंसिपल पे खड़े हुए थे जिसकी तारीफ की जाती थी। प्रिंसिपल्स के ऊपर भी डिबेट हो सकती है। एक वक्त में किसी का क्या प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल अप्रिशिएट हो रहा है या वो प्रिंसिपल अगेन क्रिटिसाइज हो रहा है, तो ये एक अलग बहस है। मेरा ख्याल है इदारे को मजबूत करने की जरूरत है। किसी के जाती रेजिग्नेशन पर मेरे लिए कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। मेरी जमात ने इदारे के लिए एक बेहतरी के लिए इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है। इसके अंदर ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए एतराज कुन थी। हमने उस पर अंदरूनी तौर पे भी बहस की। जिस तरीके से आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस का मामला था, उसको हमने बेहतर इनपुट देकर उसको इम्प्रूव करवाया। हमने जो सूबों के इख्तियारात थे उनके हवाले से जो चीजें थी उनको हमने सपोर्ट नहीं किया। जो सूबों के रिसोर्सेज में शराकत थी, जो शेयर था, उसको भी हम चेंज करने के हक में या कम करने के हक में नहीं थे। हम समझते हैं सूबों को जो मजबूत करने की आर्गुमेंट जरूरत है, जिससे आप लोगों ने वफाक दिया है मजबूत कि इससे हमने निजाम को और अदलिया को मजबूत किया। अभी आपने 55,000 केसेस का जिक्र किया, लेकिन वो 22-24 लाख केसेस जो इससे नीचे अदालतों में है उस पर कोई क्यों नहीं बात करता। एग्जैक्टली यही दलील पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से 26वीं तरमीम में भी आई थी कि 55,000 केसेस हैं, 1 साल तक आईनी बेंचेस रहे, उसमें कोई खातिर का आई। और जो ये दावे किए गए थे उस वक्त कि अब हम नीचे निजाम को भी बेहतर करेंगे, जहां 22 लाख 24 लाख केसेस हैं, उस पर क्यों नहीं तवज्जो जाती पार्लियामेंट की? फिर बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आई एम नॉट डिसएग्री विद यू। और आपने जो कहा कि आईनी बेंच के हवाले से, देखिए हमने तो शुरू से आईनी अदालत की बात की थी। आपको भी याद है शहजाद, हमारा ये मुतालबा नहीं था कि बेंच बनाए। बेंच का तो एक चेंज आया क्योंकि मौलाना साहब भी इस पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने। उनको भी बिलावल साहब ने ऑन बोर्ड रखा और उनके साथ कंटिन्यूड कंसल्टेशंस रही हैं। तो उस वक्त ये सोच थी कि जी बेंच बनाए, गो के पीपल्स पार्टी का शुरू से यही मुतालबा रहा है कि आप आईनी अदालतों की तरफ जाए और आप ये केसेस बाइफिकेट करें, लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें। आपने जो बात की है दीगर लाखों केसेस की, मैं आपकी बात से पूरी तरह से अग्री सहमत तो हूं। सब करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट उस हवाले से फैसला नहीं करते। वो उनके फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पे लगे हुए थे। मैं ये समझती हूँ कि जजेस की जो कम्युनिटी है उनको अब सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। उनको अपनी इस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए भी आगे आना पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि देखिए हर इदारा अपने परफॉर्मेंस को, अपनी वर्किंग को बेहतर बनाता है। पार्लियामेंट ने भी बहुत जो है इवॉल्व किया है। आइन के अंदर ये 27वीं आईनी तरमीम एक एवोल्यूशन का ही नतीजा है ना जी। हमें वक्तन फवक्तन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, मुआशरे को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, लोगों को जिस चीज की या जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें दोबारा देखना पड़ता है, उसका जायजा लेना पड़ता है, तभी तो तरमीम आती है। तो इसी तरीके से हर इदारे को अपनी वर्किंग को बेहतर करने की जरूरत है। एंड दे शुड सीरियसली लुक इनटू दिस। एक तो ये जो पहला बैच होगा इस आईनी अदालत का, वो प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, और बाकी जजेस भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर उसमें लगा रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंस कैसे बढ़ेगी? दूसरा, एक ये जो जवाब दिया जाता है कि देखें इतने वज़रा आज़म को घर भेज दिया जजेस ने, तो अब इसका रास्ता बंद होना चाहिए। तो वो जो भी थे, चाहे इवन आपकी पार्टी से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालत ने सज़ा दी या अदालत ने निकाला गिलानी साहब को, आपको पता है वहाँ पे भी अदलिया एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है। तो वो फैक्टर तो आपने ख़त्म नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों की राय है कि उसमें तो और आपने ताकतवर बना दिया उनको। शहजाद, आपने बहुत पर्टिनेंट बात की है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से बराबरी की नुमाइंदगी हमने ले ली है। यानी कि ये जो मैं बात कर रही थी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जो सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो बिलावल साहब ने मुमकिन की है। और ये जो आपने बातें की हैं ये बड़ी पेनफुल है। ये बहुत संगीन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है जो माजी में हुआ है और अल्लाह ना करे आगे हो। लेकिन और उसका इसकी रास्ता तो बंद नहीं किया। आप लोग बता रहे हैं कि हमने आईनी कोर्ट बना के उसका रास्ता बंद कर दिया, वो रास्ता तो बंद नहीं किया आपने। इक्वल शहजाद, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो प्रोविंशियल इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ना,
उससे हमने रास्ता बंद किया है। क्योंकि आप माजी के जो फैसले और अदालतों की जो आप देख लें, जो उनकी गिनती देख लें जजेस की, तो उसमें जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। वहां पर प्रोविंशियल डिस्पैरिटी थी, और जब प्रोविंशियल डिस्पैरिटी थी तब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ नहीं नहीं, मैं इंजस्टिस साजिद हुआ साहब है। मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए करूंगा। नवाज शरीफ साहब को भी अदालत ने निकाला ना, वहां पे कोई प्रोविंशियल डिस्पैरिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जजेस का ताल्लुक किसी दूसरे सूबे से था इसलिए नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया। तो इसमें प्रोविंशियल उनका ताल्लुक किस सूबे से, उनका डोमिसाइल क्या है, जजेस का ये मैटर नहीं करता जब किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालना हो तो। I really disagree with you, Shehzad. मैं मैंने आपको आपकी नवाज शरीफ साहब की मिसाल देके बताया रिसर्च है। मैं आपकी रिसर्च को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं आपकी इस नुक्ते से एग्री नहीं करती कि देखिए आप एक केस को नहीं देख रहे। इस वक्त गुफ्तगू में हम उस सबसे बड़े काले जजमेंट को देख रहे हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ था। हम उस बेंच को देख रहे हैं, हम उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, उसमें मौजूद जजेस की मेजॉरिटी क्या थी, कहाँ से थी, ये देख रहे हैं। देखिए इतना बड़ा मिसकैरेज ऑफ इनजस्टिस हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इट वाज नॉट अ फेयर ट्रायल। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिमांड की कि इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस की हो, तो ये गलत नहीं था। प्रोविंशियल मैं डिस्पैरिटी शाजिद ना साहब, हो आप तो ये सिर्फ गलत मौकिफ नहीं था। एक एस्पेक्ट को हाईलाइट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि उन नहीं, फैसलों में मैं एक अदलिया, एस्पेक्ट मैं को नहीं सुन तो कर लीजिए रही। मेरा सवाल, मैं कह रहा हूं कि उन जी जी फैसलों में शहजाद, अदलिया जो है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई थी। इस फैक्टर को कैसे आप जो है माइनस कर सकते हैं? देखिए अदलिया टूल के तौर पर आपको याद है वो एक चीफ जस्टिस ने एक जनरल को, चले मैं नाम भी ले लेती हूँ, मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को ये इजाजत दे दी कि जाओ आइन में रद्दोबदल करो, चेंजेस करो। तो ये तो एक जज ने दिया था। तो आई मीन अगर ये आर्ग्यूमेंट हम आगे लेकर जाएंगे तो इस इदारे के कारनामे भी आपके सामने आएंगे। लाइक ये अच्छा लाइक शाजिद भाई, हम समझ एक ये सकते हैं कि हर इदारा परफेक्ट नहीं है, ये एक इदारा भी परफेक्ट नहीं एक होगा, तासुर अब तो बहुत ज्यादा बेहतर करने स्ट्रांग की हुआ है कि कोशिश जब की ये जा अमेंडमेंट सकती आपके है। सामने आई और आपने इस पे अग्री इसलिए किया बिकॉज आपने नेगोशिएट किया और आपने जो है प्रेसिडेंट के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी ले ली। अब ये तो सबको पता है कि प्रेसिडेंट जब ऑन इन ऑफिस होते हैं तो उनके पास इम्यूनिटी होती है, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो या उनकी जो जिम्मेदारी हो इम्यूनिटी हो। लेकिन फॉर लाइफ टाइम आपने ये लेकर सपोर्ट कर दिया हुकूमत को इस तरमीम में। क्या जरूरत पेश आई इसकी, इस लाइफ टाइम इम्यूनिटी की, कि प्रेसिडेंट जब वो रिटायर हो जाएंगे यानी कि अपने देखिए ऑफिस से बाहर होंगे तभी उनके पास इस्तिस्ना होगी? शहजाद देखिए, एक तो ये बड़ी क्लियर बात है ना कि सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह की इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को नहीं है। दुनिया के कई ममालिक में इस तरह नहीं, की बहुत कम इम्यूनिटी है। हमने प्रेसिडेंट को रिसर्च नहीं, इस पे भी बल्कि की है, प्यूटन के पास है, उन्होंने अपने आप को और फैमिली को दिया। प्यूटन से तो कंपेयर नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल से जरदारी साहब अपने आप को? आई थिंक आप थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। और भी ममालिक हैं, मैं आपको अब मतलब आप उठा ले, मेरा ख्याल है उज्बेकिस्तान में भी है, काजाकिस्तान में नहीं, है, लाइफ टाइम बेलारूस में इम्यूनिटी है, और इवन भी आफ्टर ममालिक है। आई ऑफिस। मीन आई एम प्रॉब्लली, देखिए मैं इम्यूनिटी चले पाकिस्तान के ऊपर आ जाए ना, अगर आप दीगर ममालिक के एग्जाम्पल्स नहीं सुनना चाहते, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये दीगर ममालिक में भी हैं। एक तो मैं आपको थोड़ा सा, इफ यू गिव मी टाइम, कि ये कोई एग्जीक्यूटिव का ऑफिस नहीं है ना, एक सेरेमोनियल पोजीशन है। आपको पता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव के फैसले होते हैं वो सदर साहब की तरफ आते हैं, कोई भी सदर हो उनकी तरफ आते हैं, उनको उसको एंडोर्स करना होता है, और एक सेरेमोनियल पोजीशन है जिसका एग्जीक्यूटिव के फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि ये सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो एक लेवल पे तो आपने इम्यूनिटी दे दी है आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे, और उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं अगर उनको इम्यूनिटी मिल रही है तो उस पर आपको एतराज है। तो मैं समझती हूँ कि इससे एक बैलेंस भी हो जाता है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो आपके सुनने वालों को इस प्रोग्राम के जरिए पता चलनी चाहिए, कि अगर कोई प्रेसिडेंट ये इम्यूनिटी मिलने के बाद अगर वो किसी इलेक्टेड पोजीशन के लिए जाते हैं इलेक्शन लड़ने फॉर एन ऑफिस, तो ये इम्यूनिटी चली जाती है, खत्म हो जाती है। सो ये इम्यूनिटी सिर्फ उस ओहदे से जुड़ी हुई है। दैट्स आई मीन, और जिसे आपने भी एक तो ये कहा कि कंपैरिजन ये जो है ना नई शादी, मैं इम्यूनिटी इसको बनाई है, थोड़ा सा इस पर करेक्ट करना चाहूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इम्यूनिटी नहीं मिली है, या फिर एयरफोर्स चीफ को नहीं मिली है, या फिर नेवल चीफ को नहीं मिली है। फील्ड मार्शल के जो एक सेरेमोनियल रैंक है उसको मिली है।
फ्लीट ऑफ द सेरेमोनियल ना, जी जी तो प्रेसिडेंट का भी तो रैंक सेरेमोनियल है ना शहजाद। आपने तो मेरे आर्ग्यूमेंट को तकवीयत दे दी। नहीं, मैं तकवीयत नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे थे कि जो आपने सर्विसेज चीफ है उनको आपने मिली है, मेरी बात को फील्ड आपने मार्शल को मेरी फॉर बात लाइफ को टाइम मिली है। मजबूत कर लिया। और मैंने इसको कहा एक सेरेमोनियल हेड को मिली है और सुप्रीम बट कमांडर उन्हीं जी, उन्हीं फोर्सेस बट के ये हैं, तो सुप्रीम उनको कमांडर जब मिली। अपने जब इसमें नहीं रहेंगे तो देन ही बिकम्स अ पॉलिटिशियन, ही इज द को चेयरमैन ऑफ No, अ पॉलिटिकल he पार्टी। doesn't become a नहीं नहीं, politician अगर मेरे सवाल सुने फिर unless इसका जवाब he दीजिएगा wants प्लीज। to fight an election. नहीं नहीं, He एक can तो remain a former president for the rest of his life. नहीं, एक तो देखें जब वो And also, mind you, okay, माय this is क्वेश्चन not प्लीज limited to one person. Anyone sitting in that position शादी साहब, will have the same एक तो जब वो immunity. 2008 से 2013 तक प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो सियासत में आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो पहले भी एमएनए बन चुके हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो दोबारा इलेक्शन ना भी लड़ें तब भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के को चेयरमैन तो रहेंगे ना, वो एक सियासी पोजीशन है, उस पोजीशन को भी कैसे इम्यूनिटी मिल सकती है? To correct you कि जरदारी साहब को चेयरमैन नहीं है, that has gone. कोई सियासत में उनका अब ओहदा नहीं है? नहीं, he is not the co-chairman. अच्छा, मतलब ये उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पहले भी जब वो सदर थे उनके पास दोनों ओहदे थे। नहीं, वो को चेयरमैन नहीं है, वो को चेयरमैन नहीं है। I'm just correcting you. ओके, मगर ये बताना जरूरी है कि एक सेरेमोनियल उनकी पोजीशन है और एक और सेरेमोनियल पोजीशन को इम्यूनिटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये सेरेमोनियल पोजीशंस तक ही देखे जाने की जरूरत है। अगरचे ये सदर जो आज सदर है, मैं सिर्फ जरदारी साहब की बात कर रही हूँ, वरना तो इस पोजीशन को इम्यूनिटी मिली है ना जी, उनके नाम को नहीं मिली है। और वो अगर इस पोजीशन को छोड़ने के बाद या अपनी मुद्दत खत्म होने के बाद, जिस तरह आपने कहा कि पिछली मर्तबा भी वो इलेक्शन लड़े थे, अगर वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो ये इम्यूनिटी उनके पास नहीं होगी। दूसरा एक मामला भी आपने कहा कि एनएफसी फॉर्मूले में जो तब्दीली थी, 18वीं तरमीम का मामला था, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। बट सारे अगर आप बयानात सुने नुमाओं के, एनएफसी पे खासतौर पे वो कह रहे हैं कि दिस विल हैपन, कम वॉट में ये होगा। पीपल्स पार्टी को तैयार रहना चाहिए। 28वीं तरमीम में नहीं तो 29वीं तरमीम में होगा। इस पे राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, बहुत सारे लोगों के बयान है। तो मेंटली आप लोग तैयार हैं? क्योंकि बिलावल साहब ने भी कहा था बातचीत तो हो सकती है इस पे। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि इस पे बातचीत हो सकती है। हमने ये कहा है कि जो आपके दीगर उमूर हैं जिसमें जो सीईसी का मामला था, उसके लिए भी कोई बेहतर ऑप्शन तलाश करने की ज़रूरत है। उजलत में इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। और भी चीज़ें अंडर डिस्कशन थी, लेकिन 18वीं तरमीम के हवाले से हमने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली कहा है कि देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है अचीवमेंट शहजाद, ये इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के सूबों के लिए। अगर इस मुल्क के सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगी, वफाक मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज always struggled for the rights of the provinces. अब हम कैसे, आप मुझे बताएं, हम कैसे सूबों को कमजोर करने की बात कर सकते हैं? आपने जिन लोगों के नाम कोट किए हैं, जिनका हवाला आपने दिया, एक तो मैंने उनके बयानात नहीं सुने, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग ये खुद क्यों नहीं समझते कि सूबों को मजबूत करना जरूरी है। अगर पंजाब की मजबूती में ये पाकिस्तान की मजबूती देखते हैं, तो इनको सिंध की मजबूती, बलूचिस्तान की मुझे मजबूती, शाहज़ाद साहब फ्रैंकली नहीं पता कि उनका समझना कितना मैटर करता है। बट हमने पाकिस्तान के जो एक रियासती स्ट्रक्चर है उसमें दो बड़ी तब्दीलियां देखी हैं। एक जो आर्मी का अपना स्ट्रक्चर है उसमें, और एक जुडिशरी में। आगे इस हुकूमत का, इस रियासत का दो चीज़ों पर प्लान है। एनएफसी फार्मूला, वो कहते हैं कि वफाक का शेयर इसमें बढ़ना चाहिए, दिस विल हैपन। दूसरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करना पड़ेगा। उसमें चाहे जो सूबाई इख्तियारात हैं वो निचले तबके तक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंश्योर किए जाएँ, सवाबदीद ना दिया जाए, इंश्योर किए जाएँ। ये भी आगे जाके अंडर द प्लान है, ये होना है। सो आज नहीं तो कल। जी जी प्लीज, दिस इज अ प्लान व्हिच वी नो। आप बता दीजिए इस पर। शहजाद, मैं आपसे जो द लैटर आई पिक अप फर्स्ट, देखिए जो आपने कहा ना कि निचली सतह तक, बिल्कुल हमारा तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इसमें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा क्लियरली कहा है कि जी निचली सतह तक होना चाहिए, और हम तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस में यकीन रखते हैं, गहरा यकीन रखते हैं। और आज अगर आप पाकिस्तान में देखें तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी हुए सिंध के अंदर, और कानून भी मौजूद है, और आज लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। और जो इस वक्त वफाकी हुकूमत की जमात है, उसकी जो हुकूमत पंजाब में है, वहां तो लोकल गवर्नमेंट नहीं है, वहां लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो देखिए, कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। अगर हुकूमत इन चीजों पे यकीन रखती है, तो जहां उनकी जमात की जिस सूबे में हुकूमत है, वहां उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं चलाया, क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों पर उन्होंने जो इख्तियारात थे वो ट्रांसफर किए। तो हम तो इस पे यकीन रखते हैं। हाँ, गवर्नेंस को बेहतर बनाने की बात की जा सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन
लेकिन कमिंग टू द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस, उस पे पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अगर वफाक को रिसोर्सेज की जरूरत है, तो पहले भी बिलावल साहब ने कहा कि जो उनके नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं या जहां पर वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं जो डेवलपमेंट से मुंसलिक नहीं है, उनको कम करने की जरूरत है और मजीद तरीके निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो बार बार ये इंटेंशन का जिक्र करना कि जी सूबों के रिसोर्सेज को कम करेंगे, उसमें कटौती करेंगे, आई थिंक दिस इज क्वाइट इररिस्पांसिबल टू से। शाजिया साहब, क्योंकि अभी आपने कहा था कि वो को चेयरमैन नहीं जरदारी साहब, अभी हमने आपकी वेबसाइट पे चेक किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसकी आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो उसके सदर हैं, यानी कि अभी भी उनके पास एक सियासी ओहदा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। लाइक आई सेड को चेयरमैन नहीं है ना, मैंने आपको कहा कि 3 पीस के वो को चेयरमैन नहीं है। चले वो फैक्चुअली आप करेक्ट थी, बट फैक्चुअली आप करेक्ट थी, लेकिन सियासतदान है, सियासी ओहदा उनके पास है, प्रेसिडेंट है वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। सियासतदान तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब वो अपने ऑफिस से खत्म हो जाएगा उनका बतौर सदर, तभी वो एक पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करेंगे। पब्लिक सर्विस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस फॉर द नेशन। लेकिन ये तो अब आप देखेंगे कि अगर सदर साहब पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना चाहेंगे अपनी इस टर्म के बाद, तो फिर वो इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इम्यूनिटी उनके पास नहीं होगी। फिल वक्त तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करते, बाकायदा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एज अ सिंबल ऑफ फेडरेशन, जो आइन उन्हें इस पोजीशन में उनको ये आइन इख्तियार देता है, ये उनकी ड्यूटी है, बिकॉज ही इज सिंबल ऑफ फेडरेशन, तो उनको तो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को साथ बट मेरा क्वेश्चन यही था कि जब वो सदर का ऑफिस उनका खत्म हो जाएगा, उनके पास अगर बेशक इलेक्शन ना भी लड़े, तब भी उनके पास एक सियासी ओहदा होगा, वो एक सियासी जमात के सदर हैं, तो जब सियासी जमात के सदर होंगे तो उनको इस्तिस्ना क्यों मिलनी चाहिए फिर? ये दिस इज द क्वेश्चन। नहीं, तो अगर सियासी जमात के सदर वो नहीं होंगे तभी उन्हें इस्तिस्ना मिलेगी। देखिए, he will not do politics if he wants immunity, and if he wants to do politics then he will lose his immunity. Simple as that. बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, प्रोग्राम करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी का कितना असर व रसूख था? बुशरा बीबी इमरान खान के सियासी और हुकूमती फैसलों में कितनी मदाखलत करती थी? और क्या यह इल्ज़ाम दुरुस्त है कि इमरान खान की मुबैना तोहम परस्ती का फ़ायदा उठाते हुए बुशरा बीबी, जो खुद किसी खुफिया एजेंसी की आलाकार थी, वो इमरान खान के फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं? इस हवाले से पिछले 6-7 सालों में कई क्यासराइयाँ, चमकगोइयाँ और अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद साबिक रहनुमा भी बुशरा बीबी के गैर मामूली किरदार और सियासत में मदाखलत को लेकर कई दावे करते रहे, मगर आज नामवर बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तानी सियासत और बिलखसूस इमरान खान की सियासत के बाज़ पहलुओं से मुतल्लिक कुछ अहम दावे किए हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुसन्निफ ओवन बेनेट जोन्स और साथी मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने द मिस्टेक, द क्रिकेटर एंड द स्पाई, पाकिस्तान गेम ऑफ थ्रोन्स के उन्वान से तफसीली आर्टिकल शाया किया है, जिसमें बुशरा बीबी की बहन, बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका, मुलाजमीन और इमरान खान के करीबी साथियों के हवालों से इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुक में अमलियात के अमल दखल का तफसीली जिक्र किया है। इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ हवालों से बुशरा बीबी की सियासत और पार्टी के मामलात में मुदाखलत का दावा करते हुए कहा गया है कि इमरान खान पर बुशरा बीबी का गैर मामूली असर व रसूख था और इसी असर व रसूख की वजह से इमरान खान पार्टी रहनुमाओं बल्कि फौजी क़यादत से भी ज़्यादा बुशरा बीबी की बात सुनते थे और बाद में बुशरा बीबी का यही असर व रसूख इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खराबी में बड़ी वजह बना। इसी हवाले से मजमून में 2 थ्योरीज का जिक्र किया गया है। एक थ्योरी है कि बुशरा बीबी की मजहबी शख्सियत और अमलियात का इमरान खान पर गहरा असर था और जब कभी रूहानी इल्म के नाम पर बुशरा बीबी की कही हुई बात दुरुस्त साबित होती थी तो बुशरा बीबी के बारे में यह तासुर और यकीन मजीद पुख्ता होता था कि उनका खुदा से बराह रास्त ताल्लुक जुड़ा है। जबकि मजमून में दूसरी थ्योरी यह है कि इस पूरे मामले का रूहानियत या अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि असल मामला यह था कि बुशरा बीबी खुफिया इदारों से करीब थी और खुफिया इदारे के लोग बुशरा बीबी तक मालूमात पहुंचाते थे और इसीलिए बुशरा बीबी की कही हुई बातें अक्सर दुरुस्त साबित होती थीं। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी के घर में अमलियात मामूल का हिस्सा थे और घरेलू मुलाजमीन इन अमलियात के लिए ख़ास चीज़ें लाया करते थे। बुशरा बीबी के हुक्म पर ही इमरान खान के पुराने और वफादार मुलाजमीन को घर से निकाला गया और पार्टी के पुराने रहनुमाओं को बेदखल किया गया और ये सब कुछ रूहानी इल्म के नाम पर किया जाता था, मगर असल में रूहानियत की आड़ में ज़ाती फ़ायदे हासिल किए जा रहे थे। इमरान खान की फैसला साजी पर बुशरा बीबी के असर रसूख के हवाले से द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि हुकूमत में आने के बाद बुशरा बीबी ने इमरान खान के कई करीबी दोस्तों को उनसे दूर कर दिया। रिपोर्ट में इमरान खान की काबीना के एक रुकन का हवाला देकर कहा गया है
कि काबीना में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इस पर बुशरा बीबी के पास हतमी इख्तियारात थे। मजमून के मुताबिक इमरान खान के ड्राइवर और कसाई ने दावा किया कि इमरान खान के घर से काले बकरों और मुर्गियों के गैर मामूली ऑर्डर आते थे और फिर कभी उन जानवरों की बाकियात को छत पर फेंकने तो कभी कब्रिस्तान में फेंकने का हुक्म दिया जाता था। मगर आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस किस्म के तमाम इल्जामात की तरदीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक जब जहांगीर तरीन ने एक बार इमरान खान के सामने बुशरा बीबी के काले जादू करने के इल्जामात का जिक्र किया तो उसके बाद इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को उनकी शादी की खुशी में दावत पर बुलाया और इस रोज़ बुशरा बीबी सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। इमरान खान ने सब मेहमानों से उन्हें एक एक करके मिलवाया और जहांगीर तरीन से मिलते वक्त बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने ये सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काला जादू करने वाली औरत ना समझें। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिनर के बाद जहांगीर तरीन ने एक साथी से कहा कि अब उनका काम तमाम हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ओन चौधरी ने भी द इकोनॉमिस्ट से बात करते हुए ये दावा दोहराया है कि इमरान खान ने उन्हें बुशरा बीबी की वजह से अपने से दूर किया। ओन चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने अपनी तकरीब हल्फबर्दारी से चंद घंटे पहले उन्हें एक मैसेज भेजा जिसमें उन्हें बुशरा बीबी के एक ख्वाब की वजह से तकरीब में शिरकत करने से मना किया गया। रिपोर्ट में इमरान खान के घर के मैनेजर इनाम शाह का हवाला देकर कहा गया है कि इमरान खान सियासी और सरकारी तकरीरों के फैसले में बुशरा बीबी की राय लेते थे। इमरान खान मुमकिन उम्मीदवारों की तस्वीर मांगते थे और वो तस्वीर बुशरा बीबी को भेजी जाती थी ताकि फैसला किया जा सके। द इकोनॉमिस्ट के मजमून का ये एक पहलू था, मगर द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिसका जादू टोने से ताल्लुक नहीं है और वो दूसरा नजरिया ये है कि बुशरा बीबी का इमरान खान पर असर असल में ISI की सोची समझी हिकमत अमली का नतीजा थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से पाकिस्तान में एक कहानी ने गर्दिश करना शुरू किया था। इस कहानी के मुताबिक ISI के जनरल फैज ने अहम मकासद के हसूल के लिए बुशरा बीबी से ताल्लुक कायम किया। कहा जाता है कि ISI ने अपने एक अफसर को भेजा जो बुशरा बीबी के पीर को कुछ मालूमात देता था। वो पीर आगे बुशरा बीबी को बताता और वो इमरान खान को, क्योंकि ISI के पास बहुत वसी मुखबरी का निज़ाम मौजूद है और वो फ़ोन कॉल्स भी सुन सकते हैं, इसलिए अक्सर पहले ही उनको पता चल जाता था कि मुल्क में क्या होने वाला है और ये अफसर पहले से बता देता था कि कौन सा सियासतदान गिरफ्तार होने वाला है। बुशरा बीबी फिर इमरान खान को बताती थी कि उन्हें ये बात इल्हाम में मालूम हुई है और जब वो वाक़या पेश आ जाता था तो इमरान खान बुशरा बीबी की बसीरत से मुतासिर हो जाते थे और समझते थे कि वाकई उनका खुदा से ख़ास ताल्लुक़ है। मजमून में यह वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान में बहुत सी अफवाहें गलत साबित होती हैं और इस कहानी के कई पहलू भी अभी तक वाज़ेह नहीं है, जबकि यह भी वाज़ेह नहीं है कि क्या बुशरा बीबी को ये इल्म था कि उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस बात का कभी इम्कान है कि उन्हें इस बात का इल्म ना हो। यानी द इकोनॉमिस्ट का ये पूरा मजमून ये बता रहा है कि इमरान खान जो पहले ही सूफीज़म और रूहानियत से मुतासिर रहे और इसी वजह से इमरान खान का बुशरा बीबी पर यकीन मजबूत होता रहा, जिसकी वजह से इमरान खान ने बुशरा बीबी के असर व रसूख में कई फैसले किए। हमने द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर बात करने के लिए बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि बुशरा बीबी के करीबी हलकों ने द इकोनॉमिस्ट की खबर की तरदीद की है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने भी द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए उसे इमरान खान की किरदार कुशी की कोशिश करार दिया है। इस पर हम इमरान इस्माइल साहब के भी मौक़िफ़ लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे, इमरान खान से बहुत ज़्यादा करीब रहे, अब PTI का हिस्सा नहीं है, उनसे हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। द इकोनॉमिस्ट के आज के मजमून में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान साहब, ये अफवाहें तो कई सालों से गर्दिश करती रही कि बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था फैसला साजी में इमरान खान के ऊपर, उस पर तो उस वक्त हमने बात नहीं की, लेकिन आज द इकोनॉमिस्ट ने जब ये मजमून शाया किया है तो हम चाहते हैं कि आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इसकी बुनियाद यह है इस मजमून की कि इमरान खान बिलीव करते थे रूहानियत में और उनका एक रूहानी ताल्लुक था बुशरा बीबी से, इसलिए बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी और उनके सियासी फैसलों में भी। अब आप इमरान खान के साथ बहुत अरसे से रहे, बड़ा आपका एक ताल्लुक था उनसे, पार्टी में भी आप शामिल थे, आपने करीब से देखा है उनको, क्या ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके सियासी फैसलों में भी? बिस्मिल्लाह। शहजाद, बात यह है कि इमरान खान जो है वो हमेशा से मैं उनको देखता था कि वो इन सर्च ऑफ सोल या एक सूफीज़म या रूहानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट था और वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर किताबें भी पढ़ते थे और दीनी मालूमात में भी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और इसी तरह वो बुशरा बीबी से भी इंस्पायर्ड थे और बुशरा बीबी को वो बार बार कहते भी रहे खुद
कि वो मेरी मुर्शिद है और मैं उन्हें अपना मुर्शिद मानता हूँ, तो वो उसमें तो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि वो खान साहब की जो ये सूफीज़्म की इंस्पिरेशन थी, उसको बुशरा बीबी से उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली और वो बुशरा बीबी की रहनुमाई भी इसमें लेते रहे। सही है। तो वो ज़ाती ज़िंदगी के अलावा सियासी फैसलों में भी आपने असर देखा, उनकी बातों का उनका इन्फ्लुएंस था? मुझे ऐसा लगा ज़ाती ज़िंदगी में तो था ही, लेकिन उनके सियासी फैसलों में भी बुशरा बीबी का काफ़ी असर रसूख रहा है। सही है। और उसकी वजह यही थी कि इमरान खान समझते थे कि रूहानी तौर पे बुशरा बीबी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उनको पता चल जाता है कि आगे क्या बेहतर फैसले होंगे, क्या दुरुस्त है, क्या गलत है। इस वजह से वो उनको सुनते थे, उनकी राय लेते थे। अब देखिए, ये सारी हेर से है कि वो खान साहब क्यों उनकी बात सुनते थे। क्या वो उनकी जहानत से इंस्पायर्ड थे, उनकी रूहानियत से इंस्पायर्ड थे, या वो और कोई वजह रही होगी। क्योंकि अब शहजाद घर में आपकी भी वाइफ है, मेरी भी वाइफ है, उनका हमारे ऊपर एक जाहिर है कि हमारे माशरती हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक इन्फ्लुएंस होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक दूसरे की आप बात भी सुनते हैं, मशावरत भी करते हैं, और ट्रस्ट भी सबसे ज़्यादा अपने ज़वाजी जो ज़िंदगी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी आपको अपनी वाइफ के ऊपर ही होता है। तो वो उस्माना करके करते थे या वो रूहानी हिसाब से करते थे, ये तो इमरान खान ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन द रूमर हैज़ इट कि वो अफवाहें सारी जो है वो इस पे बेस्ड हैं कि वो क्योंकि रूहानियत के हिसाब से उनसे ज़्यादा मशावरत करते थे। बट अल्लाह जाने कि वो मशावरत जो थी रूहानियत थी या वो वैसे जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होती है उस तरह की थी, लेकिन मुशर्रफ बीवी का इन्फ्लुएंस खान साहब पे था। सही। तो लेकिन उनसे ये जो वहाँ आप पे डिनर के आपने जिक्र किया, ये पहले भी आप एक जगह पे कर चुके हैं और इस आर्टिकल में भी उसका जिक्र है, क्योंकि इसमें कहा है कि जहांगीर तरीन ने ये ब्लैक मैजिक वाला मामला एक दफ़ा इमरान खान के साथ रेज किया था और फिर वो उस स्टोरी का जिक्र है कि 18 लोगों की दावत थी और उस वक्त जब ये डिनर ख़त्म हुआ तो इमरान खान जब बुशरा बीबी को लेकर आए तो उन्होंने सबसे मुलाकात की, लेकिन जब उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की तो जहांगीर तरीन को ये कहा कि देखें, मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, काले नहीं पहने हुए, और ताकि आप ये ना समझे कि मैं कोई काला जादू करती हूँ। इस तरह की बात जी, हुई बात थी। बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक है, ये बात हुई थी और वहाँ पर जो पार्टी के सारे जो सीनियर लीडर्स थे वो सब मौजूद थे, सब सब 17-18 लोग इसके विटनेस हैं। हाँ। ये बात हुई थी बिल्कुल, और हो सकता है कि मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान से बात की थी या उन्होंने किसी और के से बात की थी जहाँ से उनको पता लगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे हमें ये बात जब हुई तो हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हमें ये था कि जी ये तो बड़ी गलत बात होगी और जहांगीर तरीन साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शायद यहाँ से स्टेज पे होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात करना बुशरा बीबी का, और जिसका इमरान खान पे इन्फ्लुएंस भी हो और इमरान खान से बहुत ज़्यादा मुशावरत भी करते हो, तो फिर उसके बाद कोई पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो ज़रा मुश्किल लगता है। सही। लेकिन ये तो शादी के फौरन बाद ही की बात है, ये तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पहला आप लोगों का इंटरेक्शन था, तो ये बुशरा बीबी खुद से ये जादू वाली बात क्यों उठाएंगी? क्या उस वक्त भी अफवाहें इस तरह की कोई गर्दिश कर रही थी क्या? नहीं नहीं, खुद से नहीं उठाई होगी, यकीनन जहांगीर तरीन ने कहीं पे बात की होगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये बात इमरान खान से डायरेक्टली की थी जी। या कहीं और उन्होंने ये बात की जो बुशरा बीबी को पता लगी। सही। अच्छा, इसमें फिर ओन चौधरी साहब का भी जिक्र है, उनको वो भी अब पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन वो बड़े लॉयल थे इमरान खान से और हम सब बतौर सहाफ़ी बड़े हैरान थे कि जब ओथ सेरेमनी में वो नहीं थे। और वो टेक्स्ट का जिक्र इस आर्टिकल में किया हुआ है कि इमरान खान ने उनको टेक्स्ट किया कि बुशरा बीबी को रात को ख्वाब आया, उन्होंने कहा है कि अगर ऑन होगा तो मेरा वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैंने ओन चौधरी से कहा कि ऑल्दो तुम 6 साल से मेरे साथ हो, बड़े लॉयल हो, लेकिन कल तुम नहीं आ सकते। और फिर हमने देखा कि उनको पंजाब में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये फैसला भी क्या बुशरा बीबी के ख्वाब की बुनियाद पे किया गया? क्योंकि यहाँ तो खुद इमरान खान कह रहे हैं बकौल इस आर्टिकल के कि उनको ख्वाब आया था। मुझे इसका नहीं, मुझे रात को जब कोई 12 बजे तक तो ऑन मेरे साथ था, जब दूसरे दिन वजीर आज़म ने हलफ उठाना था और हम लिस्टें बना रहे थे फॉर द पीपल हु आर अटेंडिंग द सेरेमनी। और जाहिर है बड़ा प्रेशर था हर तरफ से कि कोई कहता था जी मेरा नाम नहीं आया, कोई कहता मेरी बीवी का नाम डाल दें, मैं भी साथ, बेगम भी साथ आना चाह रही है। बड़ा प्रेशर था और लिमिटेड कैपेसिटी थी, तो लिस्ट में काट छाट चल रही थी और खान साहब से भी बार बार मुशावरत हो रही थी। उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। रात के 3 बजे के करीब मुझे पता चला कि नईमुल हक साहब मरहूम जो है वो ओन चौधरी को मिले और उन्होंने आके उनको मना किया कि आप कल नहीं आएंगे वहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी में। खान साहब ने मना किया आपको, इतना मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता कि वो खान साहब ने कोई टेक्स्ट किया था उनको। ये मेरी ऑन से कई बार बात हुई, लेकिन इस बारे में कभी ऑन से जिक्र नहीं हुआ कि खान साहब ने टेक्स्ट किया था। अलबत्ता जो मरहूम नईमुल हक साहब थे, जो खान साहब के करीबी दोस्त थे, साथी थे,
उन्होंने ओन चौधरी को एक होटल में बुला के और इस्लामाबाद में, और उन्होंने वहां पे उन्हें बताया कि आप सुबह आप नहीं आएंगे वहां पे। और ये कोई ख्वाब वगैरह का जिक्र उन्होंने नहीं किया जो यहाँ पे मौजूद है, इसका जिक्र? नो, नॉट टू माय नॉलेज। ओके। और फिर ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इमरान खान खुद इस बात का एतराफ़ करते थे कि बुशरा बीबी में ये पोटेंशियल है, उनकी काबिलियत है कि वो चेहरे पढ़ सकती हैं, और इसीलिए कोई भी कैंडिडेट को फाइनल करना होता था तो बुशरा बीबी को उनकी तस्वीर दिखाई जाती थी और फिर वो फैसला करती थी। क्या इस तरीके से फैसला साजी होती थी? क्योंकि कभी कहा जाता है कि जो बुज़दार साहब है उनका फैसला भी इसीलिए किया गया, कोई ऐसा मामला था? मुझे पता नहीं बुज़दार साहब का फैसला कैसे हुआ था, उनकी तस्वीर से हुआ था या फिल्म से हुआ था, या वो आपका कैसे हुआ था ये बता दीजिए। पुराने ताल्लुक की वजह से। मेरा फैसला तो मेरा तो बड़ा ही वो फनी था ना। हम जब खान साहब को लेकर जाते थे ना, तो ऐसे गवर्नर हाउस के आगे से गुजरते थे, तो मैं खान साहब से कहता था कि खान साहब जब गवर्नमेंट आएगी ना तो ये गवर्नर बना देना आपने मुझे। तो वो हमेशा कहते थे कि यार ये तो बड़ी बोरिंग जगह है, ना कोई अथॉरिटी है काम करने की, ना कुछ है, तो तुम क्या करोगे गवर्नर। वो जब इत्तेफाक हुआ, जब हमारी हुकूमत आई तो मैं एमपीए बन गया था और सिंध में था नहीं कुछ। तो खान साहब ने मुझे एक दिन कहा कि तुम गवर्नर का कहते थे, मुझे याद है, तुम्हें बनाओ गवर्नर बनोगे, बड़ी बोरिंग जगह है, फिर सोच लो। मैंने कहा नहीं, गवर्नर बन जाएंगे, कोई नहीं। इस तरह बना दे कोई। लेकिन आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि तस्वीर दिखा के फैसले होते थे फेस रीडिंग करके? नॉट एट ऑल। मैंने सुना है ये बात जो आपने की है, ये मैंने भी सुनी है, और ये मुझे लगता है कि ये किसी ने जो बैरी जोंग साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, गालिबन ये पीटीआई के कुछ नाराज लोगों से या हाजिर जो इस वक्त सर्विस है उनसे वो मुशावरत करते रहे या बातचीत करते रहे, उन्होंने एक सारा जमा कर लिया है। बट ये सारा हेयर से पे मबनी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको ऐसा यानी शायद इस चीज का मिलेगा कि जो इस चीज की गवाही दे सकेगा कि ये सब चीजें मैंने देखी हैं। अच्छा, इसमें एक पीटीआई के काबीना मेंबर को, फॉर्मर काबीना मेंबर को भी कोट किया हुआ है, नाम नहीं है उनका, लेकिन कहा है कि जनरल बाजवा भी जो है वो इस हवाले से बार बार बात करते रहते थे कि काला जादू होता है, काला जादू होता है, बुशरा बीबी का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो बाजवा साहब से तो आपकी भी बड़ी मुलाकातें रही हैं, जब साथ थे तब भी, जब ताल्लुकात खराब हुए तब भी, उसके बाद भी। तो क्या उन्होंने कभी ऐसी शिकायत की कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बुशरा बीबी का इमरान खान के फैसलों के ऊपर? जी, बाजवा साहब ने ये मुझसे जो लास्ट मेरी उनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने काफी जोर देकर इस बात को कहा था कि बहुत ज्यादा वो अपनी बेगम की सुनता है, हमारी बात छोड़ के वो उधर ज्यादा, उधर से इन्फ्लुएंस है, वहां से मशवरे ज्यादा मानता है। लेकिन जादू की कोई उन्होंने ऐसी बात मुझसे नहीं की कि कोई जादू है या कुछ है, लेकिन इन्फ्लुएंस की बात करते रहे। तो जो ताल्लुकात खराब हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोमांस था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो खराब होने में आपके ख्याल में बुशरा बीबी से ज्यादा मुशावरत करना, उनकी बात ज्यादा मानना, ये भी एक वजह थी? नहीं, बोन ऑफ कंटेंशन तो शुरू हुई ना बुज़दार के ऊपर, और बुज़दार का ये सारा जो मामला था वो बुशरा बीबी के सुनने में आता था कि जी बुशरा बीबी के ऊपर वो टिके हुए हैं बुज़दार साहब, और वो वहीं से उनको रोका गया है। तो उसके ऊपर गालिबन हो सकता है कुछ आगे पीछे कोई बात हुई हो, लेकिन अगर बुशरा बीबी की भी मेरे ख्याल है डायरेक्टली कोई बाजवा साहब के साथ कोई बातचीत या कोई ऐसा रब्ता था नहीं। अच्छा, इस आर्टिकल में इंटरेस्टिंगली दो थ्योरीज दी हुई हैं। एक ये कि अगर इमरान खान पे इन्फ्लुएंस था तो रूहानी वजूहात की वजह से या कोई जादू की वजह से था। जो दूसरी थ्योरी है इसी आर्टिकल में वो ये है कि इसका कोई जादू से ताल्लुक नहीं था, ये असल में आईएसआई जो है वो बुशरा बीबी के जो पीर थे उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी, उन पीर से फिर बुशरा बीबी को इन्फॉर्मेशन मिलती थी और फिर इमरान खान को दी जाती थी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट होती थी कि क्या होने वाला है या कौन गिरफ्तार होगा, वो आईएसआई से होती थी और इमरान खान तक पहुंचती थी बुशरा बीबी के जरिए। और जब वो दुरुस्त हो जाती थी तो इमरान खान समझते थे ये प्रिडिक्शन है या प्रोफेसी है बुशरा बीबी की जो ठीक हो रही है, और इसलिए उनका एतमाद उस पर बढ़ता रहा। तो असल में कोई जादू वगैरह नहीं था, असल में आईएसआई और बुशरा बीबी के जरिए ये पैगामात जो है पहुंचा रही थी। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है। मुमकिन है ऐसा होता हो, ये भी मैंने सुना है कि वो ये पीर वाला जो आप कह रहे हैं ये भी मैंने सुना है। लेकिन इमरान खान इतने नन्हे काका नहीं है कि वो उधर से सुने और उनको घर के अंदर सारी चीज हो रही है और उन्हें नजर ना आए सारा कुछ भी। तो सारा कुछ मलबा उठा के कभी आप बाजवा साहब पे डाल दें, कभी किसी पे डाल दें, कभी किसी पे डाल दें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इतने कोई बेवकूफ आदमी है कि घर के अंदर ही सारी चीज हो रही हो। आईएसआई की इंफॉर्मेशन एक पीर के जरिए बुशरा बीबी को आ रही हो, बुशरा बीबी बता रही हो कि जी कल सुबह जो है वो फलाना अरेस्ट हो जाएगा, और वो अरेस्ट हो जाए तो इमरान खान मान जाए कि जी वाह वाह आप तो बहुत बड़े पहुंचे हुए चीज हैं। आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट। इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, इमरान खान को ही इज अ सिंपल गाय, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और इस आर्टिकल में ये भी एक इंप्रेशन है कि जनरल फैज ऑब्वियसली बुशरा बीबी से करीब थे और उनके जरिए
भी इंफॉर्मेशन आती थी। इस तरह की बातें वैसे भी हमने हिरसे में सुनी है, अफवाहों में सुनी है कि बुशरा बीबी का कोई कनेक्शन था फैज़ के साथ, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे, किसी के जरिए इमरान खान तक पहुंचती थी। ऐसा आपको महसूस हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है? नहीं, आई एम नॉट प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन कि वो फैज के जरिए वहां पे बात जाती हो और फिर वहां से आती हो। मुमकिन है कोई एक आध चीज ऐसी हुई हो कि कोई बता दिया हो जनरल फैज ने उनको कोई चीज, लेकिन उनका राब्ता जनरल फैज से था तो सही, लेकिन इस कदर था कि वो रोज डेली बेसिस पे उनको इन्फॉर्मेशन देते हो या इन्फॉर्मेशन वो लेती हो, मेरा तो दिल नहीं मानता ऐसी चीज को। सही भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान इतने नन्हे काके नहीं थे कि सब कुछ हो रहा उनको पता ना हो, लेकिन अगर उनके कहने पे अपने लॉयल जहांगीर तरीन साहब से ताल्लुक ख़राब कर लिया, ओन चौधरी से कर लिया, तो फिर इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये तो मेरे लॉयलिस्ट हैं, तो फिर मैं चाहे वो एडवाइस किसी भी बेस पे हो, इल्म के बेस पर हो या इन्फॉर्मेशन के बेस पर हो, वो क्यों सुनेंगे फिर बुशरा बीबी की, जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था या उनका एक्सपीरियंस नहीं था। शहजाद देखें, एक बात ये होती है कि अपने ऊपर अगर आप रख के देखें ना तो आपको अंदाजा होगा कि इस चीज का कि कैसे कोई आदमी बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी के बारे में अगर कोई इस तरह की कोई बात करे तो वो ज्यादा दूर तो मामला नहीं जाए। सो आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी केयरफुल जब हम किसी को डिस्कस करते हैं या किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, तो हमें काफी उसमें केयरफुल होने की जरूरत होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट बात ये है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्योंकि इमरान खान ऑब्वियसली एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ये डिबेट होती रही है। आपने दोनों अदवार देखे हैं, उनकी शादी से पहले भी उनकी सियासत देखी है, पर्सनल लाइफ देखी है, उनकी शादी के बाद भी देखी है। क्या आपको तसलसल नजर आता है कि शादी के बाद भी इमरान खान जिस किस्म की सियासत करते थे, जिस तरीके से फैसले करते थे, उसमें कोई कंटिन्यूटी थी, या आपके ख्याल में बुशरा बीबी से शादी के बाद उनके सियासी फैसले तब्दील होने लगे, उनकी सियासत में कोई तब्दीली आई, या वो कंसिस्टेंट थी? आपका क्या इस पे तज्जिया और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, बुशरा बीबी से शादी के बाद ओवरऑल इमरान खान की पूरी पर्सनालिटी में, डिसीजन मेकिंग में, इमरान खान की रहन सहन में, हर चीज में तब्दीली आई। और ये मैं नहीं कह सकता कि जो शादी से पहले वाले इमरान खान थे उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर हो सकती थी गवर्नमेंट में आने के बाद, या शादी के बाद वाले जो इमरान खान है उनकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर थी। लेकिन तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं, जो खान साहब का फैसले करने का जो अंदाज था या उनका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ। आपने ये महसूस किया? जी। और ये यही फैसले हैं, जैसे ओन चौधरी का हटना, जहांगीर खान का हटना, या फैज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना, या ये सोच के फैज़ चला जाएगा तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये इन्हीं फैसलों की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आपने एक तब्दीली देखी है? जनरली यस, बिकॉज ये खान साहब का के तो बस में ही नहीं है कि वो किसी को मना कर दें कि तुम मत आना। वो एक बड़ा मशहूर उनका किस्सा था कि उनका घर का जो चौकीदार था वो सही काम नहीं करता था, गेट पे नहीं होता था, तो खान साहब को बड़ा गुस्सा था उसके ऊपर। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज मैं इसको निकाल देता हूँ। ये खुद सुनाया उन्होंने मुझे किस्सा। उसको बुलाया, उसको उन्होंने कहा कि तुम गेट पे नहीं होते, ये नहीं करते, फला नहीं करते। तो उसको चौकीदार को एहसास हुआ होगा कि ये मुझे निकालने वाले हैं, तो उसने थोड़ा सा कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, फलाना। उन्होंने कहा बस मैंने सोच लिया कि आज के बाद से तुम किचन में खाना पकाओगे। और इतना गंदा खाना वो पकाता रहा कोई 8-10 साल, कि वो खाने के लायक नहीं था, लेकिन वो खान साहब उसको किचन से भी नहीं निकाल सके। वो मेरा ख्याल है जब रियाम खान से शादी उनकी हुई थी तब उसने उनको वहां से किचन से निकाला, मतलब घर से निकाला था। अच्छा, लेकिन मेरा तो इसमें एक आदमी जो आर्ग्यूमेंट है इमरान तो इस्माइल साहब। फायर नहीं कर सकते, वो अपने साथियों को, रफीकों को कैसे आगे पीछे कर सकते? हाँ, लेकिन इमरान साहब, इस्माइल साहब, मेरा एक आर्गुमेंट तो ब्रॉडर, अगर कुछ फैसले बिल्कुल हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हुए हों और नजर भी आता है बाकायदा, लेकिन जो ब्रॉडर पॉलिटिक्स रही है इमरान खान की शादी से पहले, उसमें तो मुझे एक तसलसल नजर आता है एजिटेशन की, चाहे 2014 का धरना हो, मुशर्रफ के टाइम पे भी देख लें, पहले उसके हिमायत में थे, बाद में उसके खिलाफ हो गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ थे, फिर उनके खिलाफ हो गए, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पॉलिटिक्स की, 2014 का धरना भी हुआ। कई क्रिकेटिंग डे से भी ये कहा जाता है कि कई उनके जो लॉयल दोस्त थे वो उनके साथ नहीं रहे, तो उनके बिहेवियर में, उनकी सियासत में हमने बहुत सारी चीज़ें तो सिमिलर देखी हैं 2019 उनकी शादी के बाद भी। तो ब्रॉडर पॉलिटिक्स तो इमरान खान की चेंज नहीं हुई, वो उसी तरह की पॉलिटिक्स पहले भी कर रहे थे, बाद में भी कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी एनालिसिस ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ कह रहा था कि उनका जो फैसला साजी का स्टाइल था ना खान साहब का, वो थोड़ा सा शादी के बाद अंडर इन्फ्लुएंस जरूर हुआ। लेकिन शहजाद, जो असल बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो बहरहाल इमरान खान थे। वो चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में फैसला कर रहे थे या खुद से कर रहे थे, हर अच्छे बुरे के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। और जो अगर उन्होंने अच्छा किया तो पीपल टू जज, लीव इट फॉर पीपल टू जज कीजिए। उन्होंने अच्छा किया और बुरा किया तो भी, लेकिन जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब की अपनी बनती है कि वजीर आजम पाकिस्तान तो इमरान खान थे। इमरान साहब, बहुत सारी अफवाहें जिनका हमने जिक्र किया, हम सुनते रहे हैं, और कुछ का जिक्र जो है इस इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में भी है। एक और अफवाह मैंने सुनी है और यहाँ पे गर्दिश करती रही है,
और वो ये है कि बुशरा बीबी ने ऐसी भी कोई पेशन गोई की थी जो 2018 में जब आप लोग इलेक्शन जीते कि अभी तो हम इलेक्शन जीत गए लेकिन 3 साल बाद बड़ा मुश्किल वक्त आएगा इमरान खान पे, मुमकिन है वो जेल भी चले जाएं और ये मुश्किल वक्त कुछ अरसा जारी रहेगा और इसके बाद फिर दोबारा इमरान खान एक इनकलाबी तब्दीली उनके हक में आएगी और दोबारा वो पावर में आ जाएंगे इस मुश्किल वक्त के बाद। ये बातें, ये प्रोफेसीज या ये पेशन गोई, इस तरह की बात आपने सुनी है? सुनी है मैंने सुनी थी ये बात। सुनी हुई आपने? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आपने सुनी हुई होगी। नहीं, मैंने सुनी थी ये बात लेकिन मैंने बुशरा बीबी के मुंह से नहीं सुनी। मैंने ये बात सुनी थी, somebody told me कि बुशरा बीबी ने ऐसी बात की है कि जी मतलब उन्होंने कोई प्रेडिक्शन की है कि तीन साल में ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम आएगा, फिर उसके बाद और मुश्किल वक्त आएगा और फिर उसके बाद एक इनकलाब आएगा और इमरान खान जो है वो पावर में आ जाएगा। बट ये सिर्फ हेयर से ही था, कोई तो ये मैंने आपसे कहा ना तो आज अगर इमरान खान इतने डिटरमिन्ड है अपनी पोजीशन, अपनी पॉलिसी पे वो टिके हुए हैं, अपने प्रिंसिपल पे, तो क्या उसकी वजह यही है कि ये एक प्रोफेसी या एक ये प्रेडिक्शन है कि इस मुश्किल वक्त के बाद फिर कोई इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी उनके हक में? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं शहजाद, इमरान खान जिसको मैं जानता हूँ ना, उनका वो एक सख्त जहन का आदमी है। मतलब अगर आप समझते हैं कि आप उनका हाथ मोड़ के कोई काम करा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई लॉजिक के साथ बैठ के बात करके उनसे करेंगे तो वो हो भी जाएगा, आप बहस मुबाहिसे में भी कर लें। लेकिन एक जिद्दी आदमी है, एक अपनी बात पे अड़ जाने वाला आदमी है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो जो बात उन्होंने की है वो स्टैंडिंग ऑन इट, और वो ये समझते हैं कि ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है कि वो समझते हैं कि अगर वो कोई मुफाहमत की बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ या कोई इस तरह की बात करेंगे, आमतौर पे जिसको लोग डील का नाम देते हैं, तो उस तरह की बात करेंगे तो वो अपनी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो पोजीशन है, जो एक इस वक्त एक पॉपुलैरिटी बेस है, वो उनका शायद खराब हो जाए। तो शायद वो अपनी जो पॉलिटिकल एनालिसिस के ऊपर तो वो खड़े हो सकते हैं, बट वो ये प्रोफेसी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी प्रोफेसी चल रही है जिसके ऊपर वो इतना बड़ा स्टैंड ले। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।